हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ में ग्रामर की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे। बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी भी पढ़ाई आपको जो टाइम पे मिल रही है उसको टाइम पे ही कंप्लीट किया कीजिए और ज़्यादा अपने वक्त को इधर उधर घूमने फिरने में बर्बाद मत कीजिए। तो बच्चों, आपके लिए आज जो मैं चैप्टर लाई हूँ वो है कारक, जो आपके हाफ ईयरली कोर्स में सेकंड चैप्टर है। और ये कारक जो है ये आपका जाना पहचाना चैप्टर है जो आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो इतना तो पता ही है, आपने देखा है, कारक देखकर ही समझ गए होंगे क्योंकि कारक तो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कारक किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न है ये कारक किसे कहते हैं। इसका परिभाषा जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। क्या होता है कि हम जब कारक के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम जो है, संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति का नाम और सर्वनाम तो आपको पता है नाम के स्थान पर आने वाला, तो इनके साथ में वाक्य में जब इन दोनों का संबंध जब वाक्य में क्रिया के साथ जिन शब्दों के साथ और जिन चिन्हों के साथ जाना जाए वो कारक होते हैं। अभी हम आगे जब और अच्छे से पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा कि कारक क्या है। अब देखिए कि कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उससे कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए यानी कारक हमें बताने के लिए वहां वाक्य में जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वो आपका कारक की विभक्ति या फिर उसे परसर्ग कहते हैं। चिन्हों का प्रयोग होता है, उन चिन्हों के द्वारा ही हम जानते हैं कि वो कारक कौन सा कारक है, यानी उस कारक के जो भेद होते हैं उनमें से कौन से भेद का वो कारक है। तो वो हम वाक्य जब अभ्यास जब करेंगे तब देखेंगे। अच्छा, परसर्ग क्या है। परसर्ग, पर का अर्थ होता है बाद, तो कारक का चिन्ह जो है संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। कारक के चिन्ह क्या है जिनसे हम जानेंगे वाक्य में कि वो कौन सा कारक है और क्या है। तो मनोज ने सेब खाया, संज्ञा सर्वनाम के बाद लगते हैं ना चिन्ह, तो ये क्या है, मनोज जो है संज्ञा शब्द है, उसके बाद जो ये ने आया है ये ने आपका परसर्ग है कारक का। जैसे एक उदाहरण देखिए, राम उस उपहार दिया, है ना। राम उस उपहार दिया, ये वाक्य सुनने में आपको कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है ना। राम उस उपहार दिया। अभी ये देख के हमें पता चल रहा है कि किसी का भी संबंध हमें किसी के साथ भी पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे वाक्य बनाया गया है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमें ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी जब मैं इसको आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे देखिए, राम ने उसको उपहार दिया। अभी क्या वाक्य आपके कंप्लीट है या नहीं, और आपको पता चल रहा है कि नहीं कि यहाँ पे जो करता है यानी राम है उसने क्या कार्य किया और किसके लिए किया। यहाँ पे राम ने उसको उपहार दिया। अब ये वाक्य तो पूर्ण हो गया, तो वाक्य को पूर्ण बनाने के लिए भी परसर्ग का प्रयोग किया जाता है और संबंध को स्पष्ट करने के लिए भी क्रिया के साथ, मतलब उपहार तो दिया लेकिन संज्ञा और सर्वनाम में तो कोई संबंध स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किसने किसे दिया, किसको दिया, क्या दिया।
तो ये सारी चीजें जो है वो परसर्ग के द्वारा हम समझ पा रहे हैं कि राम ने उसको उपहार दिया, और पहले क्या था, राम उस उपहार दिया, तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने ये चिन्ह लगा दिए तो उसके बाद से हमें अर्थ स्पष्ट हो गया और हमें समझ में भी आ गया। तो इसे ही कारक की विभक्ति कहते हैं, कारक का चिन्ह कहते हैं। देखते हैं आगे कि कौन कौन से कारक का कौन कौन सा चिन्ह होता है। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह, वो है ने। ने कर्ता का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने बताया, क्रिया करने वाला, यानी काम करने वाला। आपने क्रिया जो पाठ है उसमें भी पढ़ा होगा कि जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता यानी क्रिया करने वाला, काम करने वाला, और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो ने है। कर्म कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह को है, और कर्म का मतलब क्या है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी काम का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वो कर्म कारक होता है। नेक्स्ट है कर्ण कारक। कर्ण कारक क्या है? देखिए, कर्ण कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह जो है वो है से या के द्वारा। तो जिस साधन के से क्रिया की जाए, यानी जिस साधन या माध्यम के द्वारा कार्य किया जाए वो कर्ण कारक होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को के लिए, जिसके लिए क्रिया हो, यानी जिसके लिए भी काम किया जाए। ठीक है। आपादान कारक क्या है? इसकी विभक्ति चिन्ह से है अलग होना, यानी किसी चीज से अलग हो जाना, तो जहां अलग होने का भाव हो। ठीक है। छठा जो है वो है संबंध कारक। संबंध कारक का जो परसर्ग है वो है का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, जिससे संज्ञा का अन्य पदों के साथ संबंध ज्ञात हो, यानी उस वाक्य में संज्ञा का संबंध किसके साथ बताया जा रहा है ये हमें संबंध कारक में मिलेगा। अधिकरण कारक का परसर्ग जो है वो में है और पर है। तो क्रिया होने का स्थान, जहां पर क्रिया होने का कार्य हो उस स्थान के बारे में जहां पे बात की जाए वो अधिकरण कारक होती है। आपको ये कारक के, आठों कारक के नाम और उनकी विभक्ति चिन्ह को अच्छे से याद कर लेना, ताकि आप भूले नहीं कि किस कारक का कौन सा चिन्ह है। ठीक है। आठवां जो कारक है वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक का परसर्ग हे, अरे, और संबोधन का मतलब क्या है? जिससे संबोधित किया जाए, जिस शब्द के द्वारा उन्हें संबोधित किया जाए, उन्हें बुलाया जाए। ठीक है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो देखिए, मैंने आपको आठों भेदों के बारे में बताया कि किस कारक का कौन सा भेद है और किस कारक का कौन सा परसर्ग है, और उन आठों भेदों के परसर्ग को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और अब आप देखेंगे कि कौन सा कारक हम कैसे पहचानेंगे कि वो कर्ता कारक है या कर्म कारक है या कर्ण कारक है। ठीक है, तो इसके लिए आप अच्छे से देखिए। सबसे पहला होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक का परसर्ग क्या है? कर्ता कारक का परसर्ग ने है, ने। ठीक है, तो कर्ता कारक का परसर्ग ने है। इसमें क्या दिया हुआ है कि कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। मैंने पहले बताया था काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो क्रिया जो कर रहा होता है उसको कर्ता कहते हैं। तो हमें कर्ता कारक पहचानना है। तो ओजस्व ने पाठ पढ़ा, यहाँ पे पाठ पढ़ने का जो है काम कौन कर रहा है? ओजस्व कर रहा है। ठीक है, तो काम जो करेगा वो कर्ता कारक कहलाता है। तो यानी कि ओजस्व कर्ता कारक है। ठीक है, और आपको एक चीज देखना है कि इसके ठीक बाद ने आया है। ने तो कर्ता का ही परसर्ग है, तो ये आसानी से हमें पता लग गया कि ये कर्ता कारक है क्योंकि इसके साथ में इसका परसर्ग है। लेकिन आपको एक बात गौर करना पड़ेगा इसमें कि कर्ता कारक में कभी कभी क्या होता है कि उसकी विभक्ति चिन्ह जो है उस वाक्य में नहीं लगती है। जैसे अंशु खाना बना रहा है, अंशु खाना बना रहा है, तो यहाँ पे खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? अंशु, है ना। तो अंशु को क्या कहा गया कि अंशु खाना बना रहा है। अंशु खाना तो बना रहा है, लेकिन इसके साथ में अंशु के बाद तो कोई ने परसर्ग नहीं लगा हुआ है। क्यों नहीं लगा है?
वो बता दूं मैं। पहले वाले वाक्य में ओजस्व ने पाठ पढ़ा, यानी इसने भूतकाल में सकर्मक क्रिया है, ये भूतकाल में इसने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया, पास्ट टेंस। ठीक है, ये हमेशा ने जो परसर्ग है वो हमेशा भूतकाल में सकर्मक क्रियाओं के साथ में लगती है। और अंशु खाना बना रहा है, ये तो वर्तमान काल है, इसलिए यहाँ पे ने परसर्ग नहीं होगा। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है, अंशु कर रहा है, इसलिए अंशु कर्ता कारक है। समझ में आ गई बात? अभी देखिए कर्म कारक। कर्म क्या होता है? जिसका क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़े, यानी काम करने का प्रभाव जिस पे पड़े। तो संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दी गई क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, माँ ने बालक को सुलाया। माँ ने बालक को सुलाया। माँ तो कर्ता कारक है। ठीक है, माँ तो करता है क्योंकि वो काम कर रही है। ठीक है, और उसके साथ में ने परसर्ग लगा हुआ है। फिर बालक को सुलाया, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो कर्ता कारक भी है, हो रहा है, और कर्म कारक भी हो रहा है। कर्म का जो परसर्ग है वो है को। ठीक है, कर्म का परसर्ग को है। तो आपको देखना है कि वाक्य के अंत में कौन सा परसर्ग है। वाक्य के अंत में कौन सा परसर्ग है? वाक्य के अंत में को परसर्ग है, और को तो कर्म कारक का है परसर्ग। ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक भी समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि ये कौन सा कारक होगा। तो ये कौन सा कारक होगा ये बताने के लिए आपको कुछ नहीं सोचना, बस इतना देखना है कि लास्ट में कौन सा परसर्ग दिया हुआ है। तो लास्ट में को परसर्ग दिया हुआ है, और को तो आपका कर्म कारक का परसर्ग है। ठीक है, माँ ने बालक को सुलाया। माँ ने बालक को सुलाया। मैंने हमेशा बताया है कि आपको कर्म ढूंढना होगा तो वाक्य में क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न करें। उत्तर में जो आएगा वो कर्म होगा। तो माँ ने, ये तो करता है माँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सुलाने का काम किया है। और सुलाने का प्रभाव जो है वो किसके ऊपर पड़ा है? वो बालक के ऊपर पड़ा है। ठीक है, काम करने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? बालक के ऊपर पड़ा ना। जैसे कि किसे सुलाया? बालक को, यानी बालक जो है वो आपका कर्म है। तो ये कर्म हुआ। उसी तरह से देखिए, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे भी कर्ता कारक आया हुआ, लेकिन इसके साथ ने परसर्ग है। फिर यहाँ पे कर्म कारक आया हुआ है। तो आपको क्या देखना है? आपको देखना है पीछे वाला। पीछे वाले में कौन सा परसर्ग है? को है, इसलिए ये कर्म कारक है। ठीक है, आपको दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट करना है, इसलिए आप देखेंगे कि दोनों में कौन सा कारक है। मतलब दोनों तो है, यहाँ पे कर्ता कारक भी है, कर्म कारक भी है, लेकिन आपको यहाँ पे कर्म कारक को सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में कर्म कारक है। समझ में आई? तो हम यहाँ पे अगर क्रिया के साथ में प्रश्न करते हैं कि किसे पढ़ाया, तो उत्तर मिलता है छात्रों को। तो ये भी कर्म है। तो हमें पता लग गया कि वाक्य में कर्म कहाँ होगा और कैसे मिलेगा। तो ये था कर्म कारक, ये कर्ता कारक। अब हम आते हैं कर्ण कारक में। कर्ण कारक का क्या है? देखिए, जिसकी सहायता से कोई कार्य हो वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द कर्ण कारक कहलाता है। जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से कार्य हो, यानी जिस चीज के माध्यम से हम अपना कार्य करें वो चीज या माध्यम को कर्ण कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, कमल ने बंदूक से शेर को मारा। कमल ने बंदूक से शेर को मारा। अभी आपको देखना है एक चीज और कि कर्ण कारक का परसर्ग क्या है। कर्ण कारक का परसर्ग से है। ठीक है, कमल ने बंदूक से शेर को मारा। यहाँ पे आपको कर्ण कारक में, यहाँ पे इस वाक्य में ही आपको देखना है, समझ जाना है कि यहाँ पे किसी साधन या माध्यम के द्वारा कार्य हो रहा है। ठीक है, किसी साधन या माध्यम के द्वारा। किस साधन के द्वारा शेर को मारा गया? बंदूक के माध्यम से। बंदूक के माध्यम से मारा गया, इसलिए बंदूक से जो है ये आपका कर्ण कारक है।
उसी तरह से देखिए वह कलम से लिखता है, यहाँ पे लिखने का कार्य किया जा रहा है किस साधन के द्वारा? कलम के द्वारा। यानी उसने अपने लिखने का कार्य किया, लेकिन किसके द्वारा किया? कलम के द्वारा किया। यानी कलम उसके लिए एक साधन था जिसके द्वारा उसने कार्य किया। तो उसी साधन या माध्यम को कर्ण कारक कहते हैं। तो हमेशा वाक्य में देखिएगा कि जिस साधन के द्वारा कार्य वहां उस वाक्य में हो रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं कि वहां पे किस साधन के द्वारा कार्य हो रहा है, और इससे तो आपका कर्ण कारक का परसर्ग ही है। तो आप देख रहे हैं कि किसी साधन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसलिए ये साधन या माध्यम को कर्ण कारक कहते हैं। अब देखिए संप्रदान कारक। संप्रदान, दान से ही आप समझ जाइए कि किसी जिसे कुछ देने का कार्य किया जाए। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। ठीक है, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या है? देना। देने का कार्य जहां पे हो वो संप्रदान कारक है। तो शाब्दिक अर्थ क्या है संप्रदान कारक का? देना। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या फिर कुछ दिया जाए, वह संज्ञा या सर्वनाम पद संप्रदान कारक है। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। आयुष ने रोहन को पुस्तक दी। यहाँ पे साफ साफ पता चला है कि यहाँ पे किसी को कुछ देने का कार्य हो रहा है। किसे कुछ देने का कार्य हो रहा है? रोहन को। क्या देने का कार्य हो रहा है? पुस्तक। यानी संप्रदान कारक का जो परसर्ग है वो है आपका को। संप्रदान कारक का परसर्ग क्या है? को। ठीक है, को है। तो यहाँ पे आयुष ने रोहन को पुस्तक दी। आयुष ने रोहन को पुस्तक दी। यहाँ पे देने का कार्य हुआ। देने का कार्य हुआ इसलिए रोहन को किसे दी? तो रोहन को दी। जिसके लिए कुछ, जिसको कुछ दिया जाए। तो यहाँ पे आयुष ने किसे दिया? रोहन को दिया। रोहन को, इसलिए रोहन को जो है वो आपका संप्रदान कारक है। और महिला ने भूखे को भोजन दिया। यहाँ पे भी किसी को कुछ देने का कार्य किया जा रहा है। महिला ने किसी के लिए कुछ किया है। क्या किया है? कुछ देने का कार्य किया है। क्या देने का कार्य किया है? कि महिला ने किसे देने का कार्य किया है? भूखे को भोजन देने का कार्य किया है। ठीक है, तो रोहन को और भूखे को, ये दोनों आपका संप्रदान कारक है। जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था कि जिसके लिए कार्य किया जाए। तो यहाँ पे आयुष ने किसके लिए कार्य किया है? रोहन के लिए। और यहाँ पे महिला ने किसके लिए कार्य किया है? भूखे के लिए। तो ये दोनों आपका संप्रदान कारक है। अभी आ जाइए पांचवा, आपादान कारक। आपादान कारक का जो परसर्ग है, आपादान कारक का परसर्ग आपका आपादान कारक का परसर्ग है से है, और ये अलग होने का भाव है। ठीक है, अलग होने का, से अलग होने का भाव। तो ये आपादान कारक कैसे पता लगेगा हमको? देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक होता है। अलग होने का, अब अलग हो जाना एक जगह से दूसरे जगह, मतलब कि उदाहरण देख लीजिए, चिड़िया पेड़ से उड़ गई। यहाँ पे कौन किससे अलग हो गया? यहाँ पे चिड़िया जो है वो पेड़ से अलग हो गई। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव हो वो अपादान कारक होता है। तो अपादान कारक का तो परसर्ग से है। तो यहाँ पे पेड़ से, तो पेड़ से जो है आपका वो अपादान कारक है, क्योंकि पेड़ से चिड़िया अलग हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, पहाड़ों से झरना बहा। पहाड़ों से झरना बहा, यानी झरना जो है वो पहाड़ों से अलग हुआ है। अलग हुआ मतलब वहां से निकलने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो कहीं से निकल जाना या किसी से डर जाना या किसी से अलग हो जाना, ये सारी चीजें जो है वो अपादान कारक के अंदर आती है। जैसे बच्चा सांप से डर गया, तो यहाँ पे बच्चा सांप से डर गया, तो बच्चे ने यहाँ पे डरने का कार्य किया। किससे डरने का कार्य किया? सांप से। इसलिए सांप से जो है वो भी आपका अपादान कारक होगा। तो किसी से अलग हो जाना, किसी से बाहर निकल जाना, किसी से डर जाना, किसी से शर्म करना, लजाना,
ये सारी चीजें जो है वो अपादान कारक के अंदर आती हैं। ठीक है, अभी आता है आपका संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध से ही आप पता लगा लें। ठीक है, कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट होना, जैसे देखते हैं उदाहरण, यह मेरा कंप्यूटर है, यह मेरा कंप्यूटर है। यहाँ पे मेरा संबंध किसके साथ में है? मेरा संबंध कंप्यूटर के साथ है। ठीक है, संबंध कारक का परसर्ग क्या है? संबंध कारक का परसर्ग है का के की रा रे री, का के की, है ना, और रा रे री। तो संबंध कारक का परसर्ग है का के की रा रे री। तो यहां देखते हैं, यह मेरा कंप्यूटर है, यहाँ पे परसर्ग नहीं है लेकिन फिर भी संबंध बताया जा रहा है। ये आपको आसानी से पता लग जाएगा कि यहाँ पे वो अपना संबंध कंप्यूटर के साथ बता रहा है। ठीक है, वह नेहा का घर है। यहाँ पे देखिए परसर्ग है। अब नेहा का संबंध किसके साथ है? उसके घर के साथ में है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। तो नेहा का जो है संबंध घर के साथ है, इसलिए नेहा का जो है वो संबंध कारक है। आप परसर्ग को गौर से देखिएगा, जो भी कारक होता है उसके साथ उसके ठीक संज्ञा शब्द के पीछे उसका परसर्ग होता है। ठीक है, सिर्फ आपको कर्ता कारक में नहीं होता है, क्योंकि कर्ता कारक में जब भूतकाल में जब वाक्य हो तभी ने परसर्ग का प्रयोग होता है, वरना नहीं होता है। वर्तमान काल में ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अभी लास्ट सातवां नंबर जो है वो है अधिकरण कारक। अधिकरण का परसर्ग है में और पर। ये क्या कहते हैं? ये स्थान बताता है। स्थान बताता है कैसे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने के स्थान या समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी जहां पे कार्य हो रहा है उसके स्थान का या फिर किस समय कार्य हो रहा है उस समय के बारे में जब बताया जाता है तो वो अधिकरण कारक होता है। जैसे डाल पर तोता बैठा है। तोता ने बैठने का कार्य किया। कहां पर किया? डाल पर। इसलिए डाल पर जो है वो स्थान है क्रिया करने का, इसलिए डाल पर जो है वो अधिकरण कारक है। फिर बच्चे कक्षा में बैठे हैं। बच्चों ने बैठने का कार्य किया। कहां पर किया? कक्षा में। इसलिए कक्षा में जो है ये भी आपका अधिकरण कारक है, क्योंकि ये आपके कार्य करने का स्थान बता रहा है। समझ में आई? यहाँ पे आपको स्थान बताया जा रहा है। अधिकरण कारक में स्थान बताया जाता है कि कार्य कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे तोता ने बैठने का कार्य किया डाल पर, इसलिए डाल पर जो है वो आपका अधिकरण कारक है। और अधिकरण कारक का परसर्ग भी देख लीजिए, पर है, ठीक है ना, और यहाँ पे में है, में पर लगा हुआ है। तो आपको यही देखना है कि कहाँ पर कार्य हो रहा है? कक्षा में। ठीक है, बैठने का कार्य हुआ है कक्षा में, इसलिए कक्षा में जो है वो भी आपका अधिकरण कारक है। लास्ट जो है आपका वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक मैंने आपको बताया कि इसका परसर्ग है हे अरे। ठीक है, हे अरे। संबोधन क्या होता है? किसी को पुकारने के लिए हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो संबोधन कारक होता है। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी किसी को बुलाने या पुकारने का कार्य करते हैं जब हम तब जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो संबोधन कारक में आता है। जैसे अरे बबीता, फिर हमने क्या दिया? विस्मय सूचक चिन्ह, उसके बाद इधर आओ। तो हमने बबीता को बुलाने का कार्य किया यहाँ पे विस्मय सूचक चिन्ह के साथ में, इसलिए ये अरे बबीता जो है, अरे बबीता, ये जो है आपका ये संबोधन कारक है। उसी तरह से हमने ईश्वर को पुकारने का कार्य किया, हे ईश्वर सबकी रक्षा करो। यहाँ पे हे ईश्वर, तो ये चिन्ह जो आती है और जब हे अरे रे ओरे ये इस तरह के शब्द आते हैं
तब आसानी से आप समझ जाएंगे कि यह संबोधन कारक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और भी इसको थोड़ा दो जगह पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, उसको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ दिया है कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। क्यों अंतर मैं बता रही हूँ? क्योंकि कर्म कारक का परसर्ग भी को है और संप्रदान कारक का परसर्ग भी को है। तो आप अगर वाक्य में ऐसा आ जाता है को करके किसी के साथ में, तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे ये कर्म कारक है या संप्रदान कारक है, हम कैसे पता करें? तो दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है? कि मैंने नेहा को पुस्तक दी, मैंने नेहा को पुस्तक दी, ये संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसे कुछ दिया जाए, दान, संप्रदान से ही पता चलता है कि जिसे कुछ देने का कार्य किया जाए वो संप्रदान कारक होता है। तो मैंने नेहा को पुस्तक दी, तो यहाँ पे किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, नेहा के लिए, ठीक है, तो इसलिए ये संप्रदान कारक है। और मैं रजत को समझाऊंगा, यहाँ पे तो कुछ देने का कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ देने का कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी परसर्ग को है, लेकिन यहाँ पे तो देने का कार्य नहीं हो रहा है। तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे तो देने का कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ तो देने का कार्य नहीं हो रहा है। यानी कि जहां देने का कार्य हो वो संप्रदान कारक, जहां पे कोई देने का कार्य ना हो वो कर्म कारक। पहले वाक्य में देने का भाव है अतः संप्रदान कारक है, दूसरे वाक्य में समझाने की क्रिया है, समझाने का कार्य चल रहा है, ठीक है, तो वो फल रजत पर पड़ रहा है, इसलिए वो कर्म कारक है। अभी देखिए कर्ण कारक, कर्ण कारक और आपादान कारक में अंतर। अब इनका भी जो है इन दोनों का परसर्ग भी सेम है। और इन दोनों का परसर्ग क्या है? इन दोनों का परसर्ग है, इन दोनों कारकों का परसर्ग से है, ठीक है, से। तो से, अब से जो है ये दोनों का परसर्ग है, तो इन दोनों को हम सेम क्यों नहीं बोलेंगे कि ये संप्रदान का, क्यों हम कंफ्यूज नहीं होंगे? क्योंकि इसमें भी अंतर है। कैसे अंतर है? वह कलम से लिखती है, वह कलम से लिखती है। इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि वो कार्य कर रही है किसी साधन के द्वारा, किसी साधन या माध्यम के द्वारा वो कार्य कर रही है। तो किसी साधन और माध्यम के द्वारा जब कार्य किया जाता है तो उस साधन और माध्यम को क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं, ठीक है। और जब हम कहीं से अलग होते हैं, कहीं से निकलते हैं, किसी से डरते हैं या किसी से शर्माते हैं, तो वो आपका आपादान कारक होता है, ठीक है। तो वह कलम से लिखती है, तो ये आपका कर्ण कारक है, क्योंकि यहाँ पे किसी साधन के द्वारा कार्य हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पे तो किसी साधन के द्वारा कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हिमालय जो है, हिमालय से गंगा जो है वो निकल रही है, हिमालय से गंगा निकल रही है, इसलिए गंगा जो है हिमालय से निकल रही है, इसलिए हिमालय से जो है आपका, ये आपका आपादान कारक है। आपको पता लग गया कि किसी साधन या माध्यम के द्वारा कार्य करने वाला जो सेंटेंस आपको दिख जाए से लगा हुआ, वो आपका कर्ण कारक है। और जहां पे देखिए कि आप कोई डर रहा है, कोई शर्मा रहा है, कोई घबरा रहा है, कोई लजा रहा है, कोई निकल रहा है, कोई अलग हो रहा है, तो ये सारी चीजें जिस वाक्य में आपको दिख जाए वो आपका आपादान कारक होगी। पहले वाक्य में लिखने की क्रिया कलम से हो रही है, यानी कलम लिखने की क्रिया का साधन है, अतः कर्ण कारक है। दूसरे वाक्य में अलग होने का भाव है, अतः अधिकरण कारक है। सो इजी, बहुत ही इजी है, आपको बस इनको गौर से देखिएगा और समझ में ना आए तो और भी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। अभी मैंने आपके लिए एक अभ्यास रेडी किया है जो आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। निम्नलिखित वाक्य से कारक को रेखांकित कर उनके भेदों के नाम लिखिए। निम्नलिखित वाक्य से कारक को रेखांकित कर उनके भेदों के नाम लिखिए। कारक को पहले आपको रेखांकित करना है, यानी अंडरलाइन करना है, उसके बाद से बताना है कि वो कौन सा कारक है। तो जैसे बंदर छत से कूदा, यहाँ पे कौन सा कारक है उसको यहाँ पे लिखकर उसके बाद से आप बताएंगे कि ये कौन सा कारक है, ठीक है। पहले इसको रेखांकित कर देना है या छाट लेना है, उसके बाद से बताना है। तो आपको अपने कॉपी में ऐसे 3 लाइन छोड़ देना है, 1 लाइन क्वेश्चन के बाद और 1 लाइन आंसर से बाद, ठीक है। तो इस तरह से आपको छोड़कर लिखना है। मैंने यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ा क्योंकि एक छोड़ा था दिखाने के लिए एग्जाम्पल,
उसके बाद से माँ ने खाना बनाया, यहाँ पे कौन सा कारक है ये आपको दिखाना है। फिर राम ने भरत को गले लगाया, तो ये कौन सा कारक है। आपको मैंने एक चीज समझाया कि दोनों दो अगर परसर्ग वाले शब्द दिख जाए तो आपको लास्ट वाला जो है उसको फॉलो करना है। देखिए नेक्स्ट है रवि सामान खरीदने के लिए बाजार गया। रवि सामान खरीदने के लिए बाजार गया, तो यहाँ पे कौन कारक है और कौन सा कारक है ये देखना है। सोहन मोहन का बड़ा भाई है, ये गया अपनी हिंदी की पुस्तक लाई है। नेक्स्ट, अरे भाई मुझे भी रास्ता बता दो। नेक्स्ट, कार पेट्रोल से चलती है, कार पेट्रोल से चलती है, तो ये यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सा कारक है और उसके भेद बताना है। नेक्स्ट जो अभ्यास जो मैंने दिया है आपको वो ये है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित परसर्ग कारक चिन्ह लगाइए तथा कारक का नाम भी लिखिए। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, मतलब कि ये आपका रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, इसमें आपको जो उचित परसर्ग है कारक का वो डालना है, डालकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। उसके बाद से बताना है, जब आप वो चिन्ह लगा देंगे उसके बाद से बताएंगे कि वो कौन सा कारक है। ठीक है, तो इस तरह से करना है। अब घोड़े डैश नाम न लो, मैं तुमको इस विषय डैश कुछ ना कहूंगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों डैश मानव जीवन डैश सुखद और समृद्धशाली बना दिया है। तो बच्चों घर में कारक को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए मेरी वीडियो बार बार देखकर समझने का प्रयास कीजिए और अच्छे से घर में प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे और अपने खाली वक्त में इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज्यादा आपका क्लियर होगा, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और घर में अच्छे से रहिए। ठीक है, ओके, बाय।